रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है नोएडा, और इसी नोएडा के अंदर एक इलाका आता है दादरी इलाका, और इसी दादरी के अंदर एक गांव पड़ता है सैथली, और इसी सैथली गांव के बराबर में एक गांव पड़ता है नगला नैनसुख। यहीं से 10 अप्रैल साल 2025 को सुबह सुबह दादरी पुलिस थाने में एक फ़ोन पहुंचता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब, यहाँ पर जंगलों में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। तो डेड बॉडी यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद ही हमने इस व्यक्ति को यहाँ पर पहले कभी देखा हो। अब जैसे ही दादरी पुलिस थाने की ये बात पुलिस सुनती है, तो उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है दौड़ी दौड़ी भागी भागी तुरंत घटना स्थल पर पहुँचती है। एंड घटना स्थल पर जाने के बाद में बहुत ही बारीकी से उस डेड बॉडी को चेक करती है। दोस्तों, डेड बॉडी को चेक करने के बाद में पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद इस मरने वाले व्यक्ति के साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई की गई है और इसके सर को शायद ईंट से कुचला गया है। हत्या इतनी ज़्यादा बेरहमी के साथ में की गई थी कि पुलिस ने जब इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी के साथ में चेक किया था, तो पुलिस भी एक तरीके से परेशान हो गई थी कि आखिरकार कोई इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है। अच्छा, उसके बाद में पुलिस जो थी आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, क्या कोई तुम में से ऐसा है जो इस व्यक्ति को जानता हो। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग वहाँ पर पहुँचे थे वो सारे के सारे लोग इस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि साहब, इस तरीके के इस व्यक्ति को हमने पहले कभी इस इलाके के अंदर ही नहीं देखा। अब पुलिस उसके बाद में तुरंत डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम को भेजने के बाद में उसके बाद में घटना इस डेड बॉडी के बारे में इधर उधर से जानकारी जुटाती है, आस पड़ोस के गाँव में सूचना भिजवाती है, कहीं से कोई सूचना मिल जाए। दोस्तों, डेड बॉडी जो थी पोस्टमार्टम होकर वापस आ जाती है। पुलिस की तमाम मेहनत, तमाम मशक्कत के बाद में आखिरकार जो डेड बॉडी थी उसके बारे में पुलिस पता लगाने में नाकामयाब रहती है। उसके बाद में लावारसी में इस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, किसी भी केस को सुलझाने से पहले सबसे पहले पुलिस के पास में ये डाटा होना चाहिए कि ये मरने वाला व्यक्ति कौन है, और अगर मरने वाले व्यक्ति के बारे में ही पता नहीं चलता है तो फिर कत्ल के मोटिव तक तो पहुंच पाना पुलिस के लिए ऐसा है कि जैसे लोहे के चने चबाना। अब उसके बाद में ये चीज़ें यहीं पर आई गई हो जाती है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक थाना पड़ता है क्वारसी थाना। इसी क्वारसी थाने में एक महिला 9 अप्रैल साल 2025 को सुबह सुबह पुलिस थाने में पहुंचती है। एंड पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में कहती है कि उसका पति चमन खां, उम्र लगभग उसकी 20 वर्ष के आसपास है, वो 6 अप्रैल से गायब है। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो उसके बाद में इस महिला, जिसका नाम खैरुन्निसा होता है, इस खैरुन्निसा से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारे पति कब और कैसे गायब हुए थे, क्योंकि ये महिला पुलिस को ऑलरेडी बता चुकी थी कि 9 अप्रैल को उसने बताया था कि 6 अप्रैल से ये गायब है। लेकिन पुलिस सिलसिलेवार तरीके से डिटेल में जानना चाहती है। अब उसके बाद में ये महिला बताती है कि वो और उसके पति शाम का खाना खाकर बस बैठे हुए थे। 6 अप्रैल वाले दिन की बात है। उसके बाद में उसके पति के मोबाइल पर अचानक से एक फ़ोन आता है। अब जब फ़ोन आता है तो उसका पति जो था वो उस फ़ोन पर बातचीत करते हुए बाहर निकल जाता है। मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि अब आएंगे अब आएंगे, ऐसा करते करते रात के 10 बज जाते हैं, वो आते नहीं है। उसके बाद में हम और परिवार के जितने भी लोग होते हैं तमाम जगहों पर, हर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो जा सकते थे, उनके मिलने वालों में, उनके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, लेकिन कहीं से भी उसके पति चमन खां के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है। उसके बाद में 2-3 दिन हम लोग और ढूंढते हैं, लेकिन 2-3 दिन ढूंढने के बाद भी मेरे पति चमन खां के बारे में जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तब साहब हम हार खाकर पुलिस थाने में आए हैं। अब पुलिस जब इस तरीके की बात सुनती है तो उसके बाद में पुलिस जो थी वो इस चमन खां की तलाश शुरू करती है। सबसे पहले इस परिवार से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है क्या, तुम्हारी किसी से हाल फिलहाल में कोई दुश्मनी या फिर कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी से कोई पैसों का लेन देन तो नहीं है। जब चमन खां की उम्र पुलिस को 20 वर्ष के आसपास बताई जाती है तो पुलिस इन घर वालों से ये भी पूछती है कहीं ऐसा तो नहीं कि चमन खां की किसी से कोई नज़दीकियाँ हो, क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है कि जो नौजवान लड़के होते हैं भले ही वो शादीशुदा हो, कई बार किसी को लेकर भाग जाते हैं, कई बार किसी के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अवैध संबंधों में उनकी जान चली जाती है। तो इन सारे ही एंगल्स पर पुलिस छानबीन करती है। लेकिन दोस्तों, घर वालों से और पत्नी से यही पता चलता है कि चमन खां तो बहुत ज़्यादा सीधा साधा व्यक्ति है। न उसका कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, न किसी से कोई बड़ा पैसों का लेन देन है, और न किसी से कभी कोई नज़दीकियाँ बनी, न किसी से प्रेम प्रसंग। अब ऐसे में पुलिस जब ये सारी बातें सुनती है तो पुलिस के लिए भी ये केस अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगा था। पुलिस उस गांव में पहुंचती है और गांव में पहुंचने के बाद में चमन खां के जितने भी दोस्त थे उन सारे ही दोस्तों से बहुत ही बारीकी से छानबीन की जाती है। अब दोस्तों, जब दोस्तों से छानबीन की जाती है तो दोस्तों से भी इस बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है। आस पड़ोसियों से भी इस बारे में पूछा जाता है तो आस पड़ोसियों से भी इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस केस के अंदर क्या करे।
दिन लगातार गुजरते जाते हैं। 9 तारीख को रिपोर्ट लिखाई थी, 10 गुजर जाती है, 11 गुजर जाती है, 12 गुजर जाती है। अब उसके बाद में पुलिस जो थी इस पूरे मामले के अंदर कॉल डिटेल्स निकालती है, क्योंकि पत्नी ने बताया था कि मेरे पति के मोबाइल पर लास्ट टाइम एक कॉल आई थी। अब जैसे ही लास्ट टाइम कॉल की बात पता चलती है तो पुलिस लास्ट टाइम की जितनी भी कॉल्स होती हैं उन सारी कॉल्स को खंगालती है। लेकिन दोस्तों पुलिस के रिकॉर्ड में या फिर जो सीडीआर निकाला गया था उसमें कोई भी ऐसी कॉल्स नहीं मिलती है जिससे पुलिस को किसी के ऊपर शक हो सके या फिर डाउट हो सके। लिहाजा उसके बाद में पुलिस फैसला करती है इस गांव के अंदर अगर कोई सीसीटीवी कैमराज हैं तो एक बार उन सीसीटीवी कैमराज को चेक कर लिया जाए। अब दोस्तों रात का समय है, हालांकि कुछ लाइट्स वगैरह लगी होती है खंभों पे जिसके सहारे से पुलिस उस रात के सीसीटीवी कैमराज खंगालती है। इत्तेफाक से दोस्तों एक सीसीटीवी कैमरा के अंदर चमन खां दिखाई पड़ता है, लेकिन चमन खां एक बाइक पर बैठा हुआ था और ये बाइक कोई और नहीं चला रहा था बल्कि मोहम्मद अली नाम का एक लड़का चला रहा था। मोहम्मद अली, जिसके बारे में जब पता किया जाता है तो पता ये चलता है कि ये चमन खां का सगा बहनोई है। अब जैसे ही मोहम्मद अली के बारे में पता चलता है, जो कि रहने वाला है गटिया आलमपुर का, पन्ना देवी हाल के पास में जो थाना पड़ता है रिठौरा थाना, वही का ये रहने वाला है। अब उसके बाद में पुलिस जो थी तुरंत मोहम्मद अली के घर पे पहुंच जाती है। वहां से मोहम्मद अली को उठाया जाता है, सीधा से पुलिस थाने लेके आया जाता है, इससे पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में मोहम्मद अली पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, ये पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों पुलिस जान चुकी थी कि मोहम्मद अली के साथ में ही चमन खां लास्ट टाइम देखा गया है, तो हो ना हो मोहम्मद अली इस पूरी गुमशुदगी में उसके अपहरण में जरूर शामिल हो सकता है। लेकिन दोस्तों पुलिस को अंदाजा नहीं था कि मोहम्मद अली आगे जो बताएगा वो इतना ज़्यादा भयावह और इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। अब चूंकि पुलिस जब मोहम्मद अली के ऊपर सख्ती दिखाती है तो मोहम्मद अली कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं था, इसलिए मोहम्मद अली जो था ये पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है दोस्तों जिस कहानी को सुनने के बाद में हर रिश्ता तार तार हो जाता है। दरअसल मोहम्मद अली बताता है कि चमन खां की बहन के साथ में उसकी शादी हुई थी और उसके बाद में चमन खां की शादी हुई। लेकिन जब चमन खां की शादी हुई तो उसकी जो पत्नी थी खैरुन्निसा, वो इस मोहम्मद अली से ज़्यादा बातचीत किया करती थी। क्योंकि जो बहनोई और सलेज का मामला था, आमतौर से इन रिश्तों में मजाक भी होती है हमारे देश के अंदर। और दोस्तों अगर कहा जाए तो हमारे देश के अंदर ये जो मजाकिया वाला रिश्ता है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा भयावह है। अब यहाँ पर मोहम्मद अली और खैरुन्निसा के बीच में जब मजाक का सिलसिला शुरू होता है तो मोहम्मद अली जो था अब अपने ससुराल आना जाना शुरू कर देता है। जब इसके ससुराल में आना जाना शुरू होता है तो उसके बाद में खैरुन्निसा से इसकी दोस्ती बढ़ती है अपनी सलेज के साथ में, और जब दोस्ती बढ़ती है तो धीरे धीरे ये दोस्ती नज़दीकी में बदलने लगती है। जब खैरुन्निसा का पति चमन खां घर पे नहीं होता तो उसी समय मोहम्मद अली घर पे पहुंच जाता। अब चूंकि बहनोई था तो अच्छे अच्छे पकवान बनते, अच्छी से खातिर तवाजो होती। मोहम्मद अली के आने पर चमन खां को भी कोई एतराज़ नहीं होता, बाकी के किसी रिश्तेदार को भी कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि बहनोई है आया है तो ऐसे में रिश्तेदार घर पे आते ही हैं। लेकिन दोस्तों किसी को ये नहीं पता था कि चमन खां की गैर मौजूदगी में उसकी जो पत्नी खैरुन्निसा है ये उसके ही बहनोई मोहम्मद अली के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में बन चुकी है। और एक बार जब खैरुन्निसा के ही घर पर उसी के बेड पर मोहम्मद अली जब उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब धीरे धीरे ये जो चीज़ें होती हैं ये लगातार कम होने की बजाय और बढ़ती जाती हैं। अब ऐसे संबंधों का सिलसिला ऐसा शुरू हो चुका था कि जब कभी भी चमन खां घर से बाहर जाता तुरंत खैरुन्निसा अपने बहनोई मोहम्मद अली को फ़ोन कर देती। मोहम्मद अली पहुंचता और खैरुन्निसा के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात बना था। दोस्तों कहा जाए तो खैरुन्निसा का जो पति चमन खां था उसकी उम्र भी महज 20 साल के आसपास थी। तो 20 साल का व्यक्ति अपनी पत्नी को खुश तो रख ही सकता है, लेकिन ना जाने खैरुन्निसा को ऐसा क्या चाहिए था कि जो उसे अपने पति से ना मिलकर अपने बहनोई मोहम्मद अली से मिल रहा था। अब दोस्तों कहा जाता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती। अब खैरुन्निसा और मोहम्मद अली इन दोनों को एक दूसरे की आदत कुछ इस कदर लग चुकी थी कि ये दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। अब आए दिन इन दोनों का संबंध बनाना, आए दिन मिलना मिलाना, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। एक दिन जो चमन खां होता है वो अपनी पत्नी से ये कहकर जाता है कि वो कल शाम तक लौटेगा, और इसी बीच में जो खैरुन्निसा थी ये अपने प्रेमी मोहम्मद अली यानी अपने नंदोई को कॉल कर देती है और कॉल करने के बाद में उसे बुलाती है। उसके बाद में ये लोग शारीरिक संबंध बना ही रहे होते हैं कि उसी समय जो चमन खां था उसे याद आता है कि वो घर पर कुछ ज़रूरी कागजात भूल आया है। अब जैसे ही वो घर लौट के आता है तो देखता क्या है कि उसकी जो पत्नी है वो उसके ही बहनोई मोहम्मद अली के साथ में नाजायज़ तरीके से शारीरिक संबंध बना रही है। वो इस बारे में अपनी पत्नी और अपने बहनोई से बात करता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डराता धमकाता है। लेकिन खैरुन्निसा और मोहम्मद अली ये दोनों उस समय तो चमन खां से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन मन ही मन में ये ठान चुके थे कि अब जो चमन खां है ये हमारे बारे में किसी को भी बता सकता है, जिससे समाज में हमारी इज्जत भी खराब हो सकती है। इसलिए ये अब लोग चमन खां के कत्ल की प्लानिंग करते रहते हैं। महीनों तक प्लानिंग चलती है। प्लानिंग के तहत
6 अप्रैल साल 2025 को जो मोहम्मद अली था वो आता है, चूंकि गलती की माफ़ी मांग चुका था, फिर अपने बहनोई से साले से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से इस तरीके की गलती नहीं होगी, चलो चलते हैं शराब पीते हैं। अब उसके बाद में जो चमन खां होता है ये मोहम्मद अली के साथ में शराब पीने के लिए निकल जाता है। मोहम्मद अली जो था वो उसे गटिया आलमपुर में लेके जाता है और वहाँ पर जो सैंथली थाना है, सैंथली नगला नैन सुख गांव है, उसी गांव के बीच में ये लोग खेतों में बैठकर खूब ज़्यादा शराब पीते हैं। जब चमन खां काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है, चूंकि मोहम्मद अली ने तो कम शराब पी थी, उसने तो प्लानिंग किया था। उसके बाद में चमन खां जब शराब के नशे में हो जाता है तो उसी समय मोहम्मद अली एक बड़ी सी ईंट से चमन खां के सर पर हमला कर देता है। एक के बाद एक सैकड़ों वार ये उसके सर पे करता है, सर का चूरा बना देता है। और दोस्तों उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को वहीं पर झाड़ियों में छिपा कर ये वहाँ से 9-11 हो जाता है। अगले ही दिन जो डेड बॉडी होती है गाँव के अन्य लोगों को मिल जाती है, बात पुलिस तक पहुंचती है। उसके बाद में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। अब चूंकि डेड बॉडी के बारे में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो उसके बाद में डेड बॉडी का लावारिसी में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में पुलिस जो क्वारसी थाने की पुलिस है उसने जिस मुस्तैदी से इस पूरे केस का खुलासा किया, यकीनन दोस्तों लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार इस पूरी कहानी के अंदर दो रिश्ते किस तरीके से कलंकित हो गए। एक रिश्ता मोहम्मद अली जो बहनोई था और एक रिश्ता पत्नी का जो खैरुन्निसा थी। लेकिन दोस्तों इसमें एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हुई। जो चमन खां था वो तो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, खैरुन्निसा की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई, मोहम्मद अली की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई और मोहम्मद अली की पत्नी की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई। बहरहाल दोस्तों ये पूरी कहानी को आप लोग किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें अब्दुल राज़क है, लिखते हैं मलिक भाई दिल से आपको सलाम करता हूँ, कहानी बहुत अच्छी है और हमें आपकी कहानी सुनना अच्छा लगता है। तो अब्दुल रज़ाक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज है, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में मीना सिंह है, लिखती हैं नमस्ते जी, तो मीना सिंह जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में सुल्तियागी है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुल्तियागी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बालिश बिहारी है, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, नीला ड्रम क्राइम के लिए बहुत अच्छा साधन हो गया है, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। खान अकील है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कहानी अच्छी है, तो खान अकील जी शुक्रिया आपका। प्रियंका सिंह लिखती हैं कहानी अच्छी है भैया, तो प्रियंका सिंह जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं, भाई जी आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान आगे लिखते हैं गुड जॉब भाई। उसके बाद में शीलिदी है, लिखते हैं सज़ा जल्दी होनी चाहिए ताकि दूसरे प्रेमी जोड़ों को सबक मिले, लंबा केस चलता है तो नई हत्या दोबारा कर देते हैं। शीलिदी शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीम वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती है, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं। मोशाब अंसारी है, लिखते हैं नीला ड्रम को बदनाम कर दिया है, वैसे ये लोग बहुत खतरनाक है, नाइस स्टोरी मलिक भाई, तो शुक्रिया मेरे भाई। प्रियंका सिंह है, लिखती है राधे राधे भैया, तो प्रियंका सिंह जी शुक्रिया आपने कमेंट्स किया। रहमत अंसारी कमेंट्स करते हैं। मंसूरी भाईजान जी खेमराज भट्टी है, लिखते हैं मोटिवेशनल स्टोरी है सर जी, राम राम सर जी। खेमराज गुज्जर छिटी जीबी नगर यूपी 16 से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई कैसे हैं आप, तो भाई मैं ठीक हूँ। और उसके बाद में एमडी रियाज है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भाई शुक्रिया आपका। राधेश्याम शर्मा है, लिखते हैं सिरसी जयपुर से सुनते हैं, चैनल पर नए नहीं है, नाम लेना भूल गए हैं, तो राधेश्याम शर्मा जी ऐसा नहीं है, मैं नाम लेना कभी नहीं भूलता आपका, मुझे याद है कि आप बहुत पुराने व्यूवर्स हैं। सैयद आदिल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं भाई, आजकल यही सब चल रहा है, तो सैयद आदिल जी शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं भाई धर्मस्थला के ऊपर कोई रिपोर्ट्स है तो बताओ, अभी नंबर 3 साइड से क्या मिला है, तो भाई अभी ये बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों से कुछ डेड बॉडीज़ मिली है, कुछ सबूत मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी इस केस के अंदर प्रॉपर खुलासा नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने आपको ये केस सुनाया ही नहीं अभी तक। भैया जी जयराम जी, भैया आजकल नाजायज़ संबंधों में क्या हो रहा है कुछ नहीं कह सकते, स्टोरी अच्छी है लेकिन उसको क्या ही अच्छा बोल सकते हैं। इनका नाम है धीरज सिंह जी, तो धीरज सिंह जी मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत करता हूँ, स्टोरी को अच्छा क्या ही बोल सकते हैं जब किसी की जान चली जाती है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।